आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग चीट करते हैं। लोग ना चीट मल्टीपल रीजंस की वजह से करते हैं। फिजिकल इंटीमेसी इज वन ऑफ देम, बट देयर आर मल्टीपल रीजंस। जैसे कि कई लोग होते हैं उनके चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं। अगर किसी लड़की ने एक बहुत ही स्वीट से सेफ गाय से शादी कर ली, बट उसके अंदर क्रेविंग है उस आदमी की जो उसके फादर की तरह है। रिच पार्टनर और रोमांटिक पार्टनर बोथ बोथ। तो किसी ने बोला कि हर लड़के को ऐश्वर्या राय चाहिए और हर लड़की को मुकेश अंबानी चाहिए, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि यार मैं फ्री रहूं, मैं सिक्योर रहूं, और हर लड़की को चाहिए यार सुंदर लड़की हो। सो यू आर सेइंग कि रिच और एक चुनो ना। रिच। चलो, so it's better to be honest rather than being diplomatic. Yeah, I'm just being honest. रोमांस में डेवलप करवा लूंगी। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूं and I tell a guy I want to go on a date with you, बहुत हाई चांसेस है he'll agree to it and I want a masculine guy. So ऐसा नहीं मैं पे नहीं कर सकती, बट बात ये है कि हम लड़कियों को अच्छा लगता है अगर लड़का पे करता है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक ऐसी बात बोली जिससे बहुत लोग हर्ट भी हुए। इज वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर मी ऑल्सो, इज वेरी रिस्पेक्टफुल कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी लड़कियां जो है आजकल बेविचार यानी कि डूइंग समथिंग आउटसाइड द मैरिज। तो डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? युजवेंद्र चहल के केस के अंदर और धनुषी के केस में उसने बाद में फिर पैसे भी लिए, सब कुछ हुआ और बाद में इल्जाम भी कहीं ना कहीं चहल पे आया। मैं दोनों को गलतियां सही नहीं कह रहा, दोनों का अपना पार्ट होगा, बट व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट कि बंदा बहुत सक्सेसफुल है, मैरिज भी करता है, उसके बाद एलिमनी भी लेता है। एलिमनी इज रिक्वायर्ड। हम इतना लो इसलिए फील करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि एक इंसान मिल गया था जो हमें अच्छे से ट्रीट कर रहा था, अब मुझे नहीं पता उससे अच्छा कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, या मैं अकेले रह जाऊंगी। मेक एन एक्सबॉक्स उसमें सारी उसकी मेमोरीज रखो एंड प्लेस इट समवेयर एल्स फॉर द टाइम बीइंग, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। What's our definition of spiritual for you? Splitting bills 50-50. रेड फ्लैग सबसे बड़ा, यस। बिकॉज अगर लड़की आपसे बस आपका टाइम मांग रही है, यू शुड बी प्राउड कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, बस टाइम मांग रही है। नमस्ते। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि हमें एक गलत इंसान मिला, हमने उसको छोड़ा, दोबारा गलत इंसान मिला और ये पैटर्न रिपीट हुए जा रहा है। हमने एक गलत बॉस को छोड़ा, मतलब जो हमें लगता था गलत है, वापस से वही बॉस मिल गया। हम एक पैटर्न से भाग रहे हैं बट वही पैटर्न जी भी रहे हैं और रोज एंग्जाइटी में घुसे जा रहे हैं। आज हम जानने वाले हैं सुरभि गांधी जी से कि कैसे हम इन पैटर्न से बाहर आ सकते हैं, रिलेशनशिप में कैसे बेहतर बन सकते हैं, अपने आप को कैसे हाई वैल्यू बना सकते हैं और कैसे लाइफ के अंदर जो है एक ऐसी स्टेज पे आ सकते हैं जहां हम इंडिपेंडेंट हैं। नमस्ते सुरभि जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सुरभि जी। तो सुरभि जी अपने बारे में बताएं, कौन है सुरभि गांधी? ओके, सुरभि गांधी इज़ अ माइंडसेट एंड रिलेशनशिप कोच। मैं पिछले 5 सालों से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ एंड मोस्टली मेरी जो क्लाइंट्स है दोज आर विमेन जो भी अपनी लाइफ में हील होना चाहती है अपने पास्ट ट्रॉमा से, या जिनको अच्छा पार्टनर चाहिए, तो आई हेल्प देम। अच्छा, आप उनको हेल्प करते हो। एंड अदर देन दिस, हु इज सुरभि गांधी? ये सारे टाइटल हटा लिए जाएं तो कौन है सुरभि गांधी? That's a deep question. So I think Surbhi is someone who loves to live life, very alive, spiritual, happy. So मेरा हायर पर्पस बस यही है कि मुझे लोगों को हेल्प करना है। So I think जैसे हम सबको ये लाइफ मिली है तो इसका कुछ हम अच्छा यूज़ करें। That's I think. आप अपनी लाइफ में किसको मानते हो? डू यू बिलीव समवन, सम गुरु? कौन है आपके गुरु, कौन है आपके? मैं माता को मानती हूँ you बिकॉज आई हेल्प विमेन। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरे को फेमिनिन एनर्जी चाहिए, जो मुझे वो पावर चाहिए, वो मुझे वहाँ से मिलती है। When you say माता means दुर्गा माँ? दुर्गा माँ। Okay. और मैं बाकी गॉडेसेस को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ, जैसे काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ। तो मैं सबको प्रे करती हूँ, डिफरेंट जिस टाइप की मुझे एनर्जी चाहिए होती है। आई टेल यू फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी आई वॉज वेरी नाइस, वेरी नाइव। कोई आप मेरे को बात बोलोगे मैं मान जाऊँगी, किसी के आगे कुछ अपनी बात नहीं रख पाऊँगी। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग टू काली माँ बिकॉज मुझे वो फियर्स पावरफुल एनर्जी अपने अंदर चाहिए थी जो मेरे अंदर मिसिंग थी। एंड नाउ आई फील आई एम होल। अब मैं ऐसा नहीं है आई एम टू नाइस, बट मैं अपनी बात को असर्टिवली सामने रख सकती हूँ। सो वो पावर मुझे वहाँ से मिल रही है, ऐसा मुझे फील होता है। और दुर्गा माँ से क्या मिल रहा है? दुर्गा माँ से मुझे ओवरऑल जैसे मुझे लगता है ना कि बैलेंस, नर्चरिंग वाली चीज़, जैसे ये चीज़ मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ ऑब्जर्व किया है। व्हेन आई स्टार्टेड माई कंसल्टेशंस, तो शुरुआत में मैं आई वॉज लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, जो ट्राई कर रहे हैं लोगों को हील करने का। तो मैं उतनी एम्पैथेटिक नहीं थी, बट जैसे जैसे मैंने लोगों से बात करना शुरू किया
मेरे अंदर वो नर्चरिंग एनर्जी आ गई कि मेरे को बस ये इसको काम की तरह नहीं देखना. इफ़ आई हैव गॉड हैज़ गिवन मी सम टास्क, तो मुझे पूरा दिल से और पूरी उस एनर्जी के साथ पूरा करना है. सो जैसे मेरी क्लाइंट्स भी मोस्टली वेमेन होती है, तो आई फील भले ही वो मेरे से कई जो लड़कियाँ होंगी वो छोटी होंगी, कई मेरे से एज में बड़ी होती हैं, बट आई फील लाइक अ मदर व्हेन आई टीच देम समथिंग. सो आई थिंक दुर्गा माँ से वो वाली चीज़ आ रही है, एंड इट हेल्प्स देम एंड दे अंडरस्टैंड कि सुरभि इसको काम की तरह नहीं लेती है, इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर हर. ठीक है. अच्छा, आप एक हाई वैल्यू वुमेन की बात करते हो, हाई वैल्यू वुमेन है ना? या तो मतलब वैल्यू, सारे लोग वैल्यूएबल हैं, लेकिन ये हाई वैल्यू वुमेन कैसे बनते हैं? और विमेंस ने ना हमेशा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट विमेंस के बिहाफ पे मैं सबके बोल रहा हूँ कि यार दूसरों के लिए कर करके अक गए हैं, मतलब सब कुछ दे दिया है, बट सामने वाला बोलता है तूने मेरे लिए किया ही क्या है? क्यों? क्योंकि वो घर है, शायद वो कमाने नहीं गई उसकी तरह. सो हाई वैल्यू वुमेन कौन होती है? और कई विमेंस तो कमा भी रही हैं, बट कमाने के बाद भी वो वैल्यू नहीं मिल रही उनको. और कई केसेस में तो हमने ऐसा भी देखा है कि सामने वाला पैर की जूती भी समझता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि वो सब कुछ करने के बाद भी लोग उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो और ये वर्ड भी लोगों ने मुझे दिया कि सर मैं सब कुछ करती हूँ बट फिर भी सामने वाला पैर की जूती समझता है, जबकि मैं सबके लिए कर रही हूँ. तो कैसे अपने आप को हाई वैल्यू वुमेन बनाया जाता है, प्लीज़ बताएं आप. लोग ना बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं इस टर्म को, हाई वैल्यू वुमन. लोग सोचते हैं हाई वैल्यू वुमन वो है जो बहुत ही हाई मेंटेनेंस है, उसको ये चाहिए वो चाहिए, एंड शी इज़ द मोस्ट गॉर्जियस लुकिंग वुमन. नहीं, हाई वैल्यू वुमन इज समवन जिसको अपनी वैल्यू याद है. वैल्यू याद होने का मतलब है कि समवन हु कैरीज हर सेल्फ विद सेल्फ रिस्पेक्ट, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लीड करती है, जो अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाती है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जो अपना ध्यान रखती है हर लेवल पे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. हाई वैल्यू है वो. हाई वैल्यू हम उस चीज़ को बोलते हैं जो बहुत ही रेयर होती है. अब मैं कोई चीज़ जो बहुत मुश्किल से मिल रही है, मैं बोलूँगी दिस इज़ सो हाई वैल्यू बिकॉज दिस इज़ रेयर. और रेयर वो चीज़ होती है जिसने हर लेवल पे अपने ऊपर काम किया है. फिजिकली शी लुक्स गुड, अपनी बॉडी का ध्यान रखती है, अच्छा खाना खाती है. मेंटली हम बात करें, इनर वर्क किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है. इमोशनली बैलेंस रखा हुआ है. स्पिरिचुअली वो कनेक्टेड है डिवाइन से. दिस इज़ अ हाई वैल्यू वुमन. तो हाई वैल्यू विमेंस, अब कोई विमेन है जो कि बहुत ज़्यादा घर पे टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली गई है, वो कैसे हाई वैल्यू विमेन बनेगी? कुछ पैसे कमा के हाई वैल्यू विमेन बन जाएगी, या 2-3 दिन अपने ससुराल चली जाए? कैसे वो हाई वैल्यू विमेन बन सकती है जो पूरी तरह से सब कुछ अपना घर पे कुर्बान कर चुकी है बट फिर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही? वो कैसे, उसके लिए कोई 3 स्टेप आप दे पाओ, कैसे वो हाई वैल्यू विमेन बन सकती है? अगर कोई लड़की को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, फर्स्टली शी नीड्स टू बिकम असर्टिव. असर्टिव बनने का मतलब है कि आप अपनी बात को क्लियर और काम वे में सामने रख सकते हो. असर्टिव होना, जैसे लोगों को लगता है कि हम 2 तरीके से लोगों के सामने अपनी बात रख सकते हैं. या तो हम बिल्कुल ही पैसिव हो जाएं, ताना मारें और फिर बात बताएं, हाँ. या फिर हम बहुत ही लाउड हो जाएं और चिल्लाएं. तो ये वाली चीज़ हमें दोनों नहीं करनी. वी नीड टू बी समवेयर इन द मिडल, ताकि हमारे अंदर वो बैलेंस रहे, कामनेस और क्लैरिटी का. एंड इसके अलावा जो लड़कियाँ कर सकती हैं ताकि लोग उनको रिस्पेक्ट करें, दे नीड टू बिकम फाइनेंशियली मोर स्टेबल. मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी मदर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बट होता क्या है, जब आपकी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं होते ना, तो आपको कई डिसीजन वो लेने पड़ते हैं जो आप नहीं लेना चाहते. आप उन्हें कॉन्शियसली नहीं ले रहे हो, मजबूरी की वजह से ले रहे हो. तो मजबूरी वाली चीज़ को हमें हटा देना है. तो पैसे कमाने होंगे. हाँ, आप मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं. आपको इतना कमाना है कि अगर कोई आपको कोई हेल्प ना करे, आप अपना ध्यान रख पाओ. बस इतनी कोई स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपना ध्यान रख पाओ कि कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप वहाँ से, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाओ. ओके, सो डू नॉट सिट ऑन द टेबल वेयर रिस्पेक्ट इज नॉट बीइंग सर्व्ड. यस, राइट, एब्सोल्युटली. तो जैसे आप रिलेशनशिप कोचिंग भी देते हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हो, तो आप उनको कैसे इस चीज़ के लिए करते हो कि वो पैसे कमाने लग जाएं? क्योंकि वो एक पैटर्न बन जाता है. दिस इज़ अ पैटर्न कि मैं कमा नहीं रहा पैसे और मैं कमा भी नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं. तो कैसे वो उस लूप को तोड़ते हैं? इज देयर एनी वे आउट की जैसे AI चल रहा है तो AI सीख सकती हैं, या क्या कर सकती हैं कि वो ईजिली गेट इनटू द ग्रुप आ जाएं? जो लड़कियों के पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिसको वो मोनेटाइज नहीं कर रही होती. जैसे कितनी सारी लड़कियां होती हैं जो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं अपनी फैमिली के लिए, बट वो उसको मोनेटाइज नहीं कर रही. वही रेसिपीज आप इंस्टाग्राम पे डाल दो, या वही कुछ रेसिपी बुक बना दो, यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर दो, तो आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो.
अगर लेट्स से आपको क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप वो स्टार्ट कर सकते हो। मेरा पॉइंट ये है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वो बदतमीजी करता जा रहा है एंड आप सहते जा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव मनी। बस दैट्स ऑल। बाकी लोगों के दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं रिगार्डिंग मनी, तो वो हमें निकालने ज़रूरी है। अच्छा, जो सेल्फ वर्थ है, जो ये सारी चीज़ें अगर सेल्फ वर्थ से उठती हैं कि बहुत टाइम तक मेरी सेल्फ वर्थ ख़राब कर दी गई है क्योंकि मुझे बोला गया तू किसी काम का नहीं है, और मैंने भी ऐसा देखा कि बस मैं दूसरों के लिए ज़िंदगी जी रहा हूँ, विमेन के पर्सपेक्टिव में अगर मैं कहूँ, तो सेल्फ वर्थ अगर मेरी बचपन से ही क्रश है, तो क्या आपने ऐसा कोई केस देखा है कि सेल्फ वर्थ अच्छी हो गई हो या सेल्फ वर्थ अच्छी करी जा सकती है? कैसे सेल्फ वर्थ को अच्छा किया जा सकता है, प्लीज़ बताएं। जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं ना, जब एक बच्चा पैदा होता है हाँ। तो वो जब हंसना होता है तब हंसता है, जब चिल्लाना होता है तब चिल्लाता है, उसको कोई कुछ भी बोलता है वो अपनी मर्जी का करता है। हाँ। बट धीरे धीरे लड़कियों के साथ ये चीज़ होती है, उन्हें डोमेस्टिकेट कर दिया जाता है। डोमेस्टिकेट कर दिया जाता है, दिस इज जैसे- वेरी गुड पॉइंट, डोमेस्टिकेट। हाँ, जैसे लड़कियां व्हेन दे आर बॉर्न दे आर वाइल्ड, दे आर फ्री, हंसना है, नाचना है, मस्ती करनी है, बट देन स्लोली सोसाइटी उन्हें डोमेस्टिकेट कर देती है कि ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं हंसना, ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं पहनना। एंड बिकॉज आप डोमेस्टिकेट इस तरीके से कर दिए जाते हो कि लोगों का प्यार तभी मिलेगा जब मैं एक सर्टेन वे में बिहेव करूंगी। सो वो हमें माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा कि आप वापस से अपनी वाइल्ड नेचर के पास जा पाओ। वाइल्ड नेचर से मतलब मेरा ये है कि आप अनइनहिबिटेड रहो, मतलब आपको डर नहीं हो कि ये अप्रूवल नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा अगर मैंने इस सर्टेन वे में बिहेव किया। बी मोर ऑथेंटिक, दैट्स ऑल। सो मैं एक गाना सुन रहा था, बड़ा अच्छा गाना है, प्रीति जिंटा वीर ज़ारा में बोलती है, उसका एक गाना है बड़ा अच्छा, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। सो समथिंग लाइक दिस, कि Yeah. अपने रियल नेचर को अनलीश करना है। यस, एंड जैसे मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स वो भी आती हैं जो रोमांटिक पार्टनर को ढूंढ रही हैं, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ, जैसे उन्हें लगता है कि मे बी मैं उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ तो मुझे लड़का नहीं मिल रहा। सो आई ऑलवेज टेल देम कि लड़कों को सिर्फ ब्यूटी से प्यार नहीं होता, लड़कों को लड़की की अलाइवनेस से प्यार होता है। लाइक द स्पार्कल इन हर आईज, उसकी वॉइस, उसका लाफ्टर एंड द वे शी मूव्स हर बॉडी, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो यू नीड टू बी मोर अलाइव इन लाइफ, इमोशनली, हर वे में। ओके ओके। एंड अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत बार क्या होता है कि लोग ना रिलेशनशिप में ना कहना भूल जाते हैं, बट जब वो दूसरे को हाँ कह रहे हैं तो इंटरनली वो अपने आप को ना कह रहे हैं। तो कैसे रिलेशनशिप में ना बोला जाए विद अ कॉन्फिडेंस एंड बिना किसी का दिल तोड़े, कैसे ये कंटेक्स्ट सेटिंग को किया जाए? बाउंड्रीज ना डिफरेंट लेवल पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है एनर्जेटिक बाउंड्री। एनर्जेटिक बाउंड्री होने का मतलब है कि मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, बट आई एम सिटिंग इन अ सर्टेन वे, मेरा बॉडी लैंग्वेज एक सर्टेन वे में है, तो आप ये सोचोगे कि सुरभि को मैं ऐसे नहीं बोल सकता बिकॉज शी इज़ बिहेविंग इन सच अ वे, ये मेरे को ऐसे नहीं छोड़ेगी, नहीं तो ये मेरे को सुनाएगी। सो फर्स्ट इज एनर्जेटिक बाउंड्री, द वे यू होल्ड योर सेल्फ, द वे यू कैरी योर सेल्फ, योर बॉडी लैंग्वेज। दूसरा वर्बल बाउंड्री। लोगों को लगता है कि अगर हम किसी को ना बोल रहे हैं उसको बुरा लग जाएगा, बट थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपको भी भगवान ने बनाया, आपकी नीड्स मैटर करती हैं। अगर आप अपनी नीड्स को बैक बर्नर पे रख रहे हो, दैट मीन्स जिस भगवान ने आपको बनाया आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपके अंदर भी तो वो डिवाइन स्पार्क है जो सामने वाले के अंदर है। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। और आपको ये सोचना है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ, तो जो भी मेरे को अच्छे से टास्क दिया गया है मैं बेस्ट परफॉर्म तब कर पाऊंगी जब मैं अपने आप को टाइम दूंगी। सो बी मोर वोकल। और नो बोलने के लिए ट्रुथ को काइंडनेस के साथ नेस्ट करके आपको सामने वाले को देना चाहिए। लोगों को लगता है सच सामने वाले को बोला तो उसको बुरा लग जाएगा, सच को काइंडनेस के नेस्ट में डालो और सामने वाले को दो। वाओ, अमेजिंग। सो एक एग्जांपल करके बता सकते हैं कि कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गाय है वो मुझे कॉल नहीं कर रहा, ठीक है, सो मैं उसको बोलूँ तुम तो मुझे कभी कॉल नहीं करते, मैं तो इम्पॉर्टेंट हूँ ही नहीं, तो ये है कि मैंने सच तो बोला क्योंकि वो कॉल नहीं कर रहा, बट मैंने इस तरीके से बोला कि सामने वाला रिसेप्टिव नहीं है। तो मैं इसको इस बेटर वे में बोल सकती हूँ कि कल आपका मुझे कॉल नहीं आया एंड मुझे लगा कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू फील लाइक अ प्रायोरिटी। मैंने असर्टिवली अपनी बात प्यार से सामने रख दी, काइंडनेस में उसको नेस्ट करके। सो दैट्स हाउ यू डू इट। सामने वाले को ये ना लगे कि मेरे पे अटैक हो रहा है, बिकॉज जब हम सामने वाले को अटैक की तरह बोलते हैं तो वो सुनता नहीं, उसको हमारी बात समझ नहीं आती, उसको बस हमारी आवाज़ सुनाई देती है उस टाइम पे। सो हमें रिसेप्टिव बनाना है सामने वाले को। इसमें टोन भी मैटर करती है? या
एंड ये चीज़ मेरे को खुद भी सीखनी पड़ी अपनी जर्नी पे. लाइक मैं भी अपनी बात को पहले क्लियरली नहीं बोल पाती थी. नाउ मेरा किसी से आर्ग्यूमेंट हो तो मुझे पावरफुल फील होता है बिकॉज आई कैन स्टे वेरी काम थ्रू आउट द आर्ग्यूमेंट. मुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है. मैं इसी टोन में, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, सेम टोन में मैं किसी से बात कर सकती हूँ भले कितनी भी लड़ाई हो. तो डू यू थिंक इट इज़ लर्नेबल? क्या है लर्नेबल? यस, 100%. मैंने खुद लर्न किया है. मुझे कौन सा पहले आता था. मुझे नहीं पता होता था कि अपना गुस्सा एक्सप्रेस कैसे करना है. कई बार मैं उसको दबाती थी, कई बार लैश आउट करती थी. बट नाउ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ. सो ये बहुत ही लर्नेबल चीज़ है. आप प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे सीख जाते हो. एंड इट्स अ स्किल जो सबके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर वे में चला पाओगे अगर आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट्स में कैसे डील करना है. इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग. एंड कितनी तरह की टोन्स लगता है विमेंस को मास्टर करनी चाहिए या किसी को भी मास्टर करनी चाहिए? आप बता पाओगे कितनी तरह की टोन्स उसको आनी चाहिए कि वो उसको पता हो टोन्स का आइडिया और वो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट टोन यूज कर सके? इज देयर समथिंग लाइक दिस? आई वोंट से देयर इज अ नंबर, बट सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी टोन को चेंज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ मैस्कुलिन टास्क कर रही हूँ, लाइक आई एम टीचिंग समवन, लाइक आई टोल्ड यू आई वाज अ पर्सनल ट्रेनर. तो मैं पर्सनल ट्रेनर जब हूँ और मैं किसी को, अगर मैं एक 6 फीट के गाय को ट्रेन कर रही हूँ, तो मैं उनको ऐसे नहीं बोल सकती ना, डू दिस, कैन यू प्लीज डू दैट. आई कांट से लाइक दिस. आई हैव टू बी अ ट्रेनर. कम ऑन, शो मी 5 more reps. सो मैं मैस्कुलिन एनर्जी में थोड़ी उस टाइम पे ज़्यादा हूँ. मेरी टोन जो है थोड़ी मैस्कुलिन साइड पे है. बट व्हेन आई एम विद माई पार्टनर आई एम मोर स्वीट, है ना. तो मैं थोड़ी ज़्यादा स्वीट हूँ, मैं ज़्यादा उस तरीके से बात कर रही हूँ, फेमिनिन वे में बात कर रही हूँ. एंड व्हेन आई एम विद माई पेरेंट्स आई टॉक इन अ डिफरेंट वे. अपने भाई के साथ में प्लेफुल टोन होती है. सो जैसी सिचुएशन है, जैसा इंसान आपके सामने है, यू हैव टू बी लाइक दैट. एंड यू मास्टर्ड इट? Yeah, I believe so. ठीक है. एंड काफ़ी लोग ना ऐसा देखा गया कि एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बट फिर भी वो टॉक्सिक पैटर्न में बार बार फंस रहे हैं. सो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बट टॉक्सिक पैटर्न में फंसे जा रहे हैं. जैसे कि किसी ने बोला कि मेरे को ना रिलेशनशिप में आया, रिलेशनशिप में आने के बाद उसको लगा कि यार मेरे को ना फ्रीडम नहीं मिल रही, मेरी फ्रीडम सामने वाला ले रहा है. और विमेंस को भी बहुत बार लगता है, मेंस को भी लगता है. तो इसको लगा कि मेरी फ्रीडम बार बार चली जा रही है, मतलब फ्रीडम मेरे को बार बार पूछा जाता है तुम कहाँ हो, क्या हो. तो ये अवे हो गया कि यार इसने ब्रोकअप कर लिया. अगली बार दोबारा रिलेशनशिप में गया, दोबारा फ्रीडम की चाह उठी, फिर ब्रेकअप कर लिया. बिकॉज एक तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग पैटर्न हो गया ना कि आपको रिलेशनशिप भी चाहिए और आपको 100% फ्रीडम भी चाहिए. तो इन कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को कैसे अवॉइड किया जाए कि मैं अपनी फ्रीडम भी ले लूँ और मैं रिलेशनशिप भी रख लूँ, या फिर ये पॉसिबल ही नहीं होगा, एक ही चीज चुननी पड़ेगी? प्लीज बताएं. आपको समझना पड़ेगा. अगर जैसे आपने जो मेरे को केस बताया कि किसी को फ्रीडम चाहिए बट रिलेशनशिप भी चाहिए, कोई इंसान है जिसको बार बार बहुत ज्यादा फ्रीडम की वजह से ब्रेकअप करना पड़ रहा है, तो उनको अपने अंडरलाइंग पैटर्न्स को समझना चाहिए. क्या उन्हें इंटीमेसी से डर तो नहीं लगता? जैसे कई लोग होते हैं, उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है. दैट मीन्स उनके कोई बहुत ज्यादा करीब आता है तो उन्हें लगता है कि अरे थोड़ा सा दूर, मेरी फ्रीडम मत लो. सो वहां पे कुछ वूंड्स हैं जिन्हें हमें हील करना होगा कि उन्हें इतना डर क्यों लग रहा है जब कोई उनके नजदीक आता है तो. और ऐसा नहीं है कि हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते. वी कैन बैलेंस इट कि आप सामने वाले को बोल सकते हो कि मुझे इस टाइम पे डिस्टर्ब मत करना जब मैं अपना अलोन टाइम ले रही हूँ, बाकी हमारा ये टाइम रहेगा. जैसे यूजुअली क्या होता है, जो आपने एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप पार्टनर्स को देखोगे, कपल्स को देखोगे, यूजुअली एक उनमें होगा जिसका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, दूसरा होगा जिसका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है. यानी कि एक बोलेगा मुझे फ्रीडम चाहिए, दूसरा कहेगा मुझे बात करनी है. तो ये दो लोग हमेशा बहुत होता है रिलेशनशिप. हाँ, ये हमेशा साथ में आ जाते हैं. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. बट दोनों को समझना चाहिए. जिसको फ्रीडम चाहिए उसको समझना चाहिए कि अगर मैं एंग्शियस पार्टनर को रीअश्योरेंस दे दूं, उसको बोल दूं हाँ सब ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम में बता दूं अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, तो वो रीअश्योरेंस दोगे, वो काम हो जाएगी. और अगर जो ये वाली एंग्शियस पार्टनर है वो अवॉइडेंट पार्टनर को बोल दे कि हाँ आप अपना टाइम ले लो, आपने मेरे को रीअश्योरेंस दे दिया, यू एंजॉय योर टाइम, तो दोनों बीच में मिडल में मिल जाएंगे. बट दोनों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा सिचुएशन. बट आप ये सब कैसे कह सकते हो, आप तो मैरिड नहीं हो. But I've been in relationships and I've been studying this work. So yeah, तो मैंने इस काम को बहुत ध्यान से स्टडी किया बिकॉज ऑफ माई पास्ट. ठीक है, मैंने ये काम तब शुरू किया व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है. कि मतलब मुझे तो लगा था मैंने बहुत कॉन्शियसली एक इंसान को चूज किया
और मैं इसी से शादी करूंगी, एंड नाउ वी आर ब्रेकिंग अप। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था उस टाइम पे। एंड आई रिमेंबर बहुत, अब लोगों को लगता है कि सुरभि तो बहुत ही स्मार्ट है, इसको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, बट उस टाइम पे मेरी वो हालत थी कि मैं अपने भाई की एक दिन गोदी में लेट के रो रही थी, एंड मैं उसको बोल रही थी सौरभ मैं अपनी मेमोरी को वाइप कैसे करूँ, मतलब मैं इतनी हॉरिबल सिचुएशन में थी। एंड नाउ बाय गॉड्स ग्रेस आई हेल्प विमेन जो उस टाइप की सिचुएशन में होती है, सो आई कैन रिलेट विद देम कि ये अच्छा ऐसा जो मैंने फील किया था ये शी इज फीलिंग द सेम, सो यू हैव मोर एम्पैथी फॉर दैट। आप समझ पाते हो कि वो किस चीज से डील कर रही है। जैसे मुझे पहले लगता था कि जिसका ब्रेकअप हुआ इतना रोने की क्या बात है, जब तक मेरा नहीं हुआ था कि इतनी क्या बड़ी बात हो गई, बट मैंने अपने आप को नोटिस किया आई वाज सो क्लोज टू इंसैनिटी एट दैट टाइम। मैं इतनी क्लोज थी कि मेरा लग रहा था पता नहीं क्या होगा मेरा। सो आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, उस जर्नी से मैं आ रही हूँ। सो ओके ठीक है। सो कैसे निकला जाता है ब्रेकअप से बाहर, क्योंकि है तो दिक्कत वाला काम। हाउ डू यू थिंक कि हाउ वन कैन गेट आउट ऑफ ब्रेकअप? क्योंकि लोगों के साथ ये पैटर्न इसलिए होता है ना कि अब मैं किसी के साथ रह रहा हूँ और मेरा माइंड इज कॉन्स्टेंटली गेट एंकर्ड कि उससे प्यार मिल रहा है, इमोशन मिल रहा है, अफेक्शन मिल रहा है, वैलिडेशन मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें और भी मिल रही हैं। तो ये बार बार जब मुझे एश्योरेंस मिल रहा है, और हिप्नोसिस की टर्म्स में बोलते हैं कि एवरीवन वो मेरे को रेगुलरली मेरे को हिप्नोटाइज कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, और एकदम से बूम कुछ भी नहीं है। राइट। तो इतना सारा कुछ होने के बाद अब बिल्कुल कुछ नहीं है, और वैसे भी जब आपके पास बहुत कुछ है और अब कुछ भी नहीं है तो यू विल फील द वॉइड, और मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना भी आ रही है कि इस बार ऐसा हो गया तो फिर कब मैं सेटल होऊंगा। तो कैसे इसको ओवरकम किया जाता है डिप्रेशन को? इज देयर एनी गाइड, इज देयर एनी समथिंग यू कैन हेल्प एवरीवन? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हाँ। जैसे अगर एक शराबी की हमें शराब छुड़वानी है तो हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, उसके घर में से सारी शराब की बोतलें हटाते हैं, ठीक है, वो है स्टेप 1। और ब्रेकअप के केस में अगर हम इस चीज को समझे तो जब आपका ब्रेकअप हुआ, रिमूव ऑल द ओल्ड स्टफ, उससे रिलेटेड फोटोज हटाओ, उससे रिलेटेड उसका व्हाट्सएप की चैट डिलीट करो, सब चीजें जो उसकी याद दिलाती हैं वो सारी हटाओ पहले। बट वही तो उसकी यादों का सहारा है ना, वो भी छीन लेंगे हम। अगर आपको मूव ऑन करना है, यू हैव टू डू दिस। या अगर आपको कंप्लीटली नहीं हटाना, मेक अ सेपरेट बॉक्स एंड वहां पे उसकी यादें रखो एंड प्लेस इट समवेयर एल्स। लोगों के मन में ये भी चल रहा होता है ना, कल को वो वापस आएगी, आएगा। इवन बहुत सारे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन में करता हूँ ना, तो मेरे पास एक सेलिब्रिटी आई, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उसने मुझे बोला कि अंकित मेरा इसके साथ रिश्ता चल रहा है, अब मेरे वो लोग लड़का छोड़ के चला गया, प्लीज इसके साथ दोबारा मेरा वो पैचअप करवा दो। तो मैंने कहा मेरे हाथ में डायरेक्टली पैचअप करवाना नहीं है, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कब वापस आएगा, बिकॉज ऑफ अ न्यूमरोलॉजी पैटर्न। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में होता है कि वो वापस आ जाएगा, और जो सेलिब्रिटी हमारे क्लाइंट्स हैं सारे, या और भी जो क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं कि सर बताओ ये कब वापस आएगा। तो उस केस में वो इसलिए नहीं हटाना चाह रहा ना, क्योंकि उसको पता है शायद वो वापस आ जाए, तो वो कहना चाह रहा हूँ, वो उम्मीद भी तो है ना मन में बनी हुई है। तो आप ये करो ना, व्हाट आई टोल्ड यू, मेक एन एक्स बॉक्स उसमें सारी उसकी मेमोरीज रखो एंड प्लेस इट समवेयर एल्स फॉर द टाइम बीइंग, फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर आप वहीं से जुड़े रहोगे तो उसका कुछ पता नहीं है वो अभी आएगा या नहीं आएगा, एंड मेरे हिसाब से आपको किसी का ऐसे वेट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, ऑब्वियसली उसका एक रीजन रहा होगा, और जब तक वो रीजन, वो फैक्टर्स सॉल्व नहीं होते, वापस जाने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज आगे 2 साल बाद सेम बात वही आ जाएगी कि ये पहले ये वाली प्रॉब्लम थी, अभी भी वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। सो या तो प्रॉब्लम को हम जड़ से बिल्कुल हटा दें, वो प्रॉब्लम ही ना रहे, देन वी कैन गो बैक। ठीक है, पहला स्टेप आपने बोला कि उसका वो हटा दिया हमने, या एक्स बॉक्स में डाल दिया। हाँ, हाँ। उसके बाद जो भी उसके बारे में चीजें हैं वो आपने साइड रख दी। उसके बाद फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। हम इतना लो इसलिए फील करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि एक इंसान मिल गया था जो हमें अच्छे से ट्रीट कर रहा था, अब मुझे नहीं पता उससे अच्छा कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, या मैं अकेले रह जाऊंगी। सो व्हाट यू डू, यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जैसे आपने देखा भी होगा कि ब्रेकअप के बाद लड़कियों का ग्लो अप होता है, लड़के जिम जाके बॉडी बना लेते हैं, तो ये क्या है, वो अपने पेन को यूज कर रहे हैं अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, विच इज अ गुड थिंग। सो आपको पूरी फोकस अपने ऊपर लाना चाहिए। तीसरा, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, बिकॉज आपको रियलाइज होगा जिस प्यार को आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपको घर में मिल सकता है, वो आपको अपने अंदर मिल सकता है, तो आप कहीं ना कहीं पहले से बेटर फील करते हो। सो मुझे वो गाना याद आ गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सो पीपल व्हेन दे आर इन एंगर दे डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। सो ये आप बेटर वर्जन बने अपना, ऑब्वियसली। क्या हेल्प हुई आपको?
I was depressed when I broke up with my ex. I was depressed. I was doing a job that I didn't like. तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल that was my lowest low. मतलब बिल्कुल ही मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ. I was broke at that time. And then I started studying this work. और वो मेरा relationship ही था जिसकी वजह से मुझे healing वाली चीज़ समझ आने लगी. Because the guy was exactly like my father. And मैं हंसती थी अपने मन में, ये कैसे हो सकता है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है. एंड देन आई रियलाइज्ड कि साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं रिपीटिशन कंपल्शन. यानी कि जो आप अपने पेरेंट्स में देखते हो, आप उसी टाइप के गाय को एग्जैक्टली अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट कर लेते हो. सो मुझे ध्यान आता है रकुल प्रीत, आई थिंक उसने एक बहुत फेमस उसमें पॉडकास्ट में एक बात बोली कि जो लड़का होता है वो कहीं ना कहीं लड़की में अपनी मदर की छाप ढूंढ रहा है, और जो लड़की होती है वो कहीं ना कहीं लड़के में अपने पापा की छाप ढूंढ रही है. हमेशा ऐसा होता है कि लड़की जो है आप में अपने पापा की छाप ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है कॉन्स्टेंटली. एंड लड़का जो है सेम चाह रहा है कि जैसे मेरी मदर थी, घर का सारा काम संभाल लेती थी, घर को वो नहीं होने देती थी, बॉयल नहीं होने देती थी, सब चीजें एकदम बम नहीं फाड़ती थी, सब लोग कर होता ना, सब चीजें सेटल बैलेंस कर लेती थी. तो वो रेगुलरली अपनी वाइफ में भी ये ढूंढ रहा है, एंड सेम उसको वो लड़की भी उसमें ढूंढ रही है. आई थिंक वो चलता ही रहता है ये चीज. यस, दैट्स ट्रू. बिकॉज आप सोचो ना इस चीज के बारे में, जैसे एक बच्चा छोटा होता है, वो फेमिनिन एनर्जी को सबसे पहले किसके थ्रू एक्सपीरियंस करता है? अपनी मदर के थ्रू. लड़की मैस्कुलिन एनर्जी को सबसे पहले किसके थ्रू एक्सपीरियंस करती है? फादर के थ्रू. तो उनके अंदर ये ब्लूप्रिंट बन जाता है, अच्छा एक आदमी इस तरीके का होता है, अच्छा एक वुमन इस तरीके की होती है. तो पूरी जिंदगी वो उसी को कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं. एक फिल्टर लगा हुआ है और वो उसी को ढूंढ रहे हैं. तभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे दुनिया में हमें कितने हजारों लोग मिले आज तक, बट हम अट्रैक्ट वही 3-4 से हुए हैं. और ऐसा नहीं है कि वो सबसे सुंदर लोग थे, ऐसा नहीं था, बट उनमें कुछ ऐसा था जो हमें अट्रैक्ट किया, और वो कहीं ना कहीं हमारे फादर और मदर वाली क्वालिटीज होती है. अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा एक फेमस वो है कि जब मजनू के साथ क्या हुआ कि उसको लैला का जश्न चढ़ा हुआ था, नशा चढ़ा हुआ था, राइट? तो मजनू को बोला कि भाई छोड़ दे इस लड़की को, इस लड़की के साथ मत जा, ये दिक्कत करेगी तेरे को. तो उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियों से मिलवाया गया, बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां सामने रखी गई, और बोला गया कि लैला तो वैसे भी काली दिखती है, अच्छी नहीं है, उसके फीचर्स अच्छे नहीं है, तो तू ना इन्हीं लड़कियों में से कोई चूज कर ले और अपना साइड हो जा. खामखा लैला के घर वाले तो मान नहीं रहे, और हमें दिक्कत और हो रही है, पूरा सोसाइटी में क्लैश हो गया तुम्हारी वजह से, क्योंकि लव मैरिज, हमने अगर एक बार लव मैरिज करा दी तो हर बंदा यहाँ लव मैरिज इश्क की बात करेगा, और इश्क इस देश में अलाउड नहीं है जहाँ पे लैला मजनू एग्जिस्ट करते थे. जब उसको सारी लड़कियां दिखाई गई तो सुरभि जी, सब जब सारी लड़कियां उसको दिखाई जा रही हैं तो वो सब लड़कियों को देख रहा है और देख के बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, उसको वही चाहिए जो चाहिए. और ये सब लोग मानेंगे कि I'm getting goosebumps. So this is a real story. बिल्कुल यही हुआ था. So उसको दिखाई गई तो वो सारी लड़कियों को मना कर देता है, उसको बोलता है, तब उससे पूछा गया तो वो लड़कियां बहुत सुंदर हैं, तो उसने बोला कि नहीं, ये मेरी लैला जैसी नहीं है. तो वो जब उसने बोला मेरी लैला जैसी नहीं है, तो उसके मन में कुछ था. I'm getting emotional just by listening to this. How sweet. Think about it. How sweet is that? So वो जो बात होती है ना कि उसी से, और वो सारे उसके ख्वाब उसी से, सारी बातें उसी से, और जब लोग इश्क में होते हैं तो वो बस उसी की बात सोचते हैं, उसको कुछ और समझ ही नहीं आता. घर वाले लेके आते हैं सुंदर सी लड़की का रिश्ता करते हैं, बट कुछ सोच ही नहीं पाता. तो ये दिस इज समथिंग आई वांट टू डिस्कस कि शायद यूनिवर्स कुछ आपको बेटर दे सकता है, बट आपको वही चाहिए. दिस हैपेंस बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट द ब्यूटी. हम कोई सबसे गुड लुकिंग इंसान से थोड़ी अट्रैक्ट होते हैं. कभी आप इसको ध्यान से देखो, हमें बहुत गुड लुकिंग लोग मिले हैं दुनिया में, बट हम उनसे अट्रैक्ट नहीं हुए, बिकॉज देयर इज अ फीलिंग जो हम फील करते हैं उस पर्सन के साथ जिससे हमें प्यार होता है. मे बी वो कंफर्ट है, मे बी वो केमिस्ट्री है, मे बी हम उनके साथ अपना बेस्ट वर्जन फील करते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट द ब्यूटी कि कोई गोरा है या नहीं है, उसकी बात ही नहीं है. So there is something beyond this. Yeah, beyond that. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा इमोशनल हो गया ये. सो अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं. अभी मेरी बहुत टाइम से एक अपने कज़न से बात चल रही थी, तो उसके लिए किसी का रिश्ता आया हुआ है. तो मेरी कज़न ने बोला कि अंकित भैया मेरे को ना इस लड़के से ना वाइब्स नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लव नहीं हो रहा है ना. वाइब्स नहीं आ रही, लव नहीं हो रहा. तो वाइब्स नहीं आ रही, लव नहीं हो रहा. अब पहले तो शादी के बाद प्यार हो जाता था. डू यू थिंक शादी के बाद प्यार हो सकता है? और दूसरा,
कि कई लोगों का शादी के बाद प्यार हुआ ही नहीं, तो उनके मन में एक इनसिक्योरिटी है कि शादी के बाद प्यार नहीं हुआ तो सो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन इन सच अ वे कि लड़का परफेक्ट है, अच्छा है, बट आपको उसके लिए लव वाली फील जनरेट ही नहीं हो रही. सो व्हाट डू यू से कि कई बार लव के बाद मैरिज होती है, कई बार मैरिज के बाद लव होता है, बोथ द सिनेरियोस एग्जिस्ट, बट इस सिनेरियो में क्या गाइड हो सकती है हमारी? हमें यहाँ पे समझना होगा, जैसे लड़की किसी भी लड़के से शादी करती है वो मेजरली 2 चीज़ों को देखती है, ठीक है. एक होता है इमोशनल अवेलेबिलिटी, कि वो इमोशनली अवेलेबल है, वो उसके साथ सेफ फील कर रही है, वो कंसिस्टेंट है, वो डिपेंड हो सकती है उस पर. एंड दूसरी होती है अट्रैक्शन, पैशन, केमिस्ट्री, ठीक है. सो ये 2 चीज़ें हैं. अब ज़्यादातर लड़कियां जब किसी से अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू मिलती हैं तो वो एक्सपीरियंस करती हैं, हाँ ये ठीक है, इमोशनली सेफ है, अच्छा लड़का है ऑन पेपर, बट आई डोंट फील एनीथिंग फॉर हिम. दैट मीन्स वहाँ पे पैशन की कमी है, अट्रैक्शन की कमी है, केमिस्ट्री की कमी है. अब इस चीज़ को ना हम डेवलप कर सकते हैं कॉन्शियसली, ऐसा नहीं है हम केमिस्ट्री डेवलप नहीं कर सकते, वी कैन डू दैट, बट वहीं कर सकते हैं जहाँ पे पोटेंशियल है. अगर बिल्कुल ही कोई मुझे दोस्त की तरह फील हो रहा है, मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड होगा, तो वहां पे मैं कुछ कर ही नहीं सकती. बट अगर मेरे को लग रहा है देयर इज सम स्पार्क एंड वी कैन बिल्ड ऑन दैट, वहां पे हम कर सकते हैं. बट लड़का परफेक्ट है, बहुत अच्छा पैकेज लेता है, अच्छा घर है, देन यू थिंक यार सब पैरामीटर तो मैच कर रहे हैं, बट कुछ एक ये वाली चीज हो गई जो मैंने आपको बताई. दूसरा, जो लड़कियां केमिस्ट्री के पीछे, अट्रैक्शन के पीछे बहुत ज्यादा भागती हैं, कई बार उनका अंडरलाइंग ये वूंड होता है कि घर में जो फादर थे बचपन में वो बहुत ज्यादा क्योटिक थे, बहुत गुस्सा करते थे, कभी कभी बहुत प्यार दिखाते थे, तो उन्हें वो रोलर कोस्टर की आदत है. एंड द गाय इज वेरी सेफ, वेरी नाइस, तो वो कहीं उस चीज को क्रेव करती हैं. तो हमें इस वूंड को हील करना पड़ेगा ताकि वो कॉन्शियसली लड़के को देख पाए कि वो अच्छा लड़का है या नहीं है, या मैं बस उस पर प्रोजेक्ट कर रही हूँ अपने डिजायर्स को, जो बचपन में मेरा था पैटर्न, सिर्फ उसी को प्रोजेक्ट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. And what is the biggest desire of a woman? क्या सबसे बड़ी डिजायर होती है मेन के पर्सपेक्टिव में? टू फील डिजायर्ड. टू फील डिजायर्ड, कि उसको वो रानी बना के रखे. Sure. हाँ, रानी भी. और जैसे लड़कों के लिए यह होता है कि लड़के को लगता है कि मुझे मेरी वुमन से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिकॉज रिस्पेक्ट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटेंस, स्टेटस. और लड़के के अगर हम एवोल्यूशनरीली देखें तो लड़के के लिए स्टेटस, मनी, कॉम्पिटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जब कोई लड़की लड़के को रिस्पेक्ट करती है, जो उसके अंदर वो नीड होती है ना कि हाँ मेरा स्टेटस ये है, तो वो खुश होता है, वैलिडेट होता है वो. ऐसे ही लड़की हमेशा ब्यूटीफुल, लव्ड और ये फील करना चाहती है कि ये गाय मुझे डिजायर करता है, दिल से चाहता है कि मैं इस लड़की के साथ रहूं. सो लड़की के अंदर ये डिजायर वाली चीज ज्यादा होती है कि मैं डिजायरेबल रहूं इस लड़के के लिए. अच्छा, एक बात है कि हमने बहुत देखा है कि सबसे जो अच्छा लड़का है क्लास का या स्कूल का या कॉलेज का, वो इग्नोर्ड है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है. और जो सबसे बदमाश लड़का है अल्फा, तो उसको सारे ही चाह रहे हैं, जबकि शादी नहीं करेंगे, पता है दिस मैरिज इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये घर पे ले जाने लायक नहीं है. तो ऐसा क्यों होता है? एंड कैसे लड़के भी उस चीज के अंदर आ सकते हैं, गाय कैन वर्क ऑन देमसेल्फ कि उनको डिजायर किया जाए. क्योंकि ना आप एक टाइम के बाद देखोगे तो एवरीवन wanted to feel this importance कि मेरे साथ भी कोई हो, and which is a very common thing. हम उसको भगा नहीं सकते उस फीलिंग को, क्योंकि उसने देखा है आसपास बहुत सारे लोग जो एंगेज हो रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा. और ऐसे लोग भी एंगेज हो रहे हैं जिनका पैकेज उनसे कम है, पैसे भी नहीं कमा रहे, बट समहाउ नहीं हो पा रहा है. तो कुछ कहना चाहेंगे दिस होल सिचुएशन के बारे में? लड़कों को लगता है लड़कियों को ना बैड बॉयज पसंद है, बट द ट्रूथ इज लड़कियों को बैड बॉयज नहीं पसंद. लड़कियों को वो लड़का पसंद है जो एक्चुअल में कुछ एक्शन ले सकता है, जो किसी से लड़ सकता है, जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो लड़ सकता है, जो अपने लिए स्टैंड ले सकता है. एंड यूजुअली ये चीज नाइस गाइज में नहीं होती, दे डोंट हैव अ स्पाइन. तो लड़कियां ऐसे लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होती जो बहुत ही पैसिव होते हैं, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते. सो बैड बॉयज जो होंगे वो किसी से भी लड़ लेंगे. अच्छा तुझे किसी ने कुछ बोला, ठीक है अब मैं बताऊंगा उसको. सो लड़की उसके थ्रू पावरफुल फील करती है कि ये साथ है तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ. तो लड़कियों को भी बट ये पता होता है कि ये इतना अग्रेसिव है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता साथ. बिकॉज अगर हम इसको ध्यान से देखें, नाइस गाय जो बहुत ही पैसिव है, हर बात में लड़की की बात मान लेता है, अपना स्टैंड नहीं लेता, एंड बैड गाय, ये दोनों ही मैस्कुलिनिटी की वुंडेड फॉर्म्स है, दोनों सही फॉर्म्स नहीं है. जब हम डिवाइन मैस्कुलिन की बात करते हैं, वी नीड अ बैलेंस देयर, समवन हु हैज स्ट्रेंथ बट हैज द पोटेंशियल टू बी सॉफ्ट एज वेल. जैसे मैं बोलती हूँ लड़कियों को इमोशनल लड़के नहीं अच्छे लगते,
बट लड़कियों को लॉजिकल लड़के भी नहीं अच्छे लगते. नहीं अच्छे लगते. नहीं, let me explain. इमोशनल होना इज लाइक रिवर की तरह, यू आर फ्लोइंग ऑल डे. अब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो लड़की तो वैसे ही इमोशनल होती है. अगर दोनों ही लोग इमोशनल हैं तो रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं. ठीक है, तो लड़कियों को इमोशनल लड़के नहीं पसंद कि मैं रो रही हूँ मेरी बात सुन, वो अपना अलग रो रहा है. तो वो नहीं वर्क करता. बट अगर लड़का बहुत ज्यादा लॉजिकल है, ही इज लाइक इमोशनली डेड, वो एक वॉल की तरह है, तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो. So there is something in between. Yes, जो लॉजिकल भी हो सकता है टाइम टू टाइम, बट जो वल्नरेबल भी हो सकता है जब होने की जरूरत है. सो हर जगह पे थोड़ा बैलेंस चाहिए होता है. मैंने देखा कि जैसे मान लो काम वाली नहीं आई, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिनेरियो है, इंडिया में तो है ही, खैर काम वाली नहीं आई और आपकी वाइफ ने आपको बोला यार काम वाली नहीं आई, है ना. अब शी इज इन पेन क्योंकि सारा दिन खुद काम करना पड़ा और पुनरुक्ति आचरण बन जाती है, तो लोगों को काम करने की आदत नहीं है, खासकर लड़कियों को भी घर में. तो लड़की ने अपने हस्बैंड को बोला कि यार कि आज काम वाली नहीं आई, और उसने बोला अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं किसी और को कॉल कर देता, उसको बुला लेता, अरे मैं उसको बुला लेता, ये कर लेता, अरे तू बताती क्यों नहीं है. तो बोलते अरे पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लो, बिकॉज व्हाट विमेन वांट इज कि यार पहले सुन लो, लॉजिक मत दो मुझे, पहले बस मेरी बात सुन लो, मैं सुनने से ही हील हो जाऊंगी. सो बहुत सारी विमेन्स का पैटर्न मैंने देखा है कि वो बोलती हैं बस सुन लो, सुनने से ही मैं हील हो जाऊंगी. राइट. एक बार आपने सुन लिया, इंपॉर्टेंस दे दी उसको, सब कुछ दे दिया, देन सेकंड स्टेप इज कि चल कल कोशिश करेंगे कि उसको सुबह कॉल कर लें और उसको सेट कर देंगे कि पहले बता दिया कर. सो लॉट ऑफ विमेन वांट टू बी हर्ड, कि उनको सुना जाए. इज दिस मेक सेंस? ऐसा होता है? दैट्स सो ट्रू. लड़कियों के अंदर ये फीलिंग होती है कि उनके इमोशंस को वैलिडेट किया जाए. सो जब भी मैं किसी को बोल रही हूँ मैं एंग्री हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे साथ ये हो गया, एंड वो सामने वाला सोल्यूशन प्रेजेंट करता है, तो मुझे लगता है मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लिसन टू मी, मुझे वेंट करना है. जैसे ऐसा ब्रेकअप के बाद भी होता है ना, जैसे ही ब्रेकअप हुआ लड़की अपनी फ्रेंड को फोन करेगी, तुझे पता है उसने क्या किया, ये वो, और लड़का क्या करेगा, वो जिम चला जाएगा. सो ये दो अलग सिनेरियोज हैं जिनसे लड़के और लड़कियां डील करते हैं जिस वे में. सो लड़कियों की आदत होती है कि वो वेंट करेंगी, उन्हें इमोशनली ये चाहिए कि कोई हो कंफर्टिंग, कि अगर मेरे अंदर गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, वो मुझे कंफर्ट कर पाए. सो यस, विमेन वांट कि लोग उनको सुने, लोग उनको एक बार सुन लें. यस, मेक सेंस. आपकी नजर में ब्यूटी की सबसे पावरफुल डेफिनेशन क्या है? मैं ब्यूटी को ये बोलती हूँ कि यू शुड बी ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. ब्यूटी मेरे लिए ये नहीं है कि आपके फीचर्स, इट्स योर एनर्जी एंड हाउ यू मेक अदर्स फील. जैसे कि मिस वर्ल्ड में, मिस यूनिवर्स में बहुत सारी इतनी सुंदर लेडीज होती हैं, राइट, बट चुना किसको जाता है? एंड राउंड में क्या देखा जाता है? उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे मनुषी चिल्लर से ये पूछा गया था ना कि आप किस प्रोफेशन को चाहते हो कि सबसे ज्यादा सैलरी मिले, एंड शी सेड मदर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए. तो उनसे पता चलता है कि उसकी थॉट्स और उसका हार्ट कैसा है. सो व्हेन आई से वन नीड्स टू बी ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, दैट मीन्स वो अपना बाहर एक्सटर्नली भी अपना ध्यान रखें, फिजिकली भी अपना ध्यान रखें, बट उसके साथ साथ अपने हार्ट को एंड अपने माइंड को भी ब्यूटिफुल बनाए. हार्ट को ब्यूटिफुल बनाने का मतलब है यू नीड टू बी मोर काइंड, यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट, यू नीड टू बी मोर एम्पैथेटिक. माइंड को ब्यूटिफुल बनाने का मतलब है यू बिकम मोर कॉन्शियस, यू एजुकेट योरसेल्फ, आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओ, चीज़ों को सोच पाओ. सो ये मल्टीपल लेवल्स पे होना चाहिए. ओके, आई गॉट इट. एंड जो फेमिनिज्म का यूजेज लास्ट 5-10 साल से इवॉल्व हुआ है, बहुत ओवर फेमिनाइन हो गया है कि फेमिनिटी के नाम पे कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कर दो. तो इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? ओवर हो जाता है जब फेमिनिज्म, तो वो कहीं और ही किसी और ही डायरेक्शन में बह जाता है, वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जा सकता है. एंड हमने रिसेंटली ये भी देखा कि बहुत सारे केसेस में मेंस के ऊपर गलत केस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से मेंस बहुत सप्रेस फील करते हैं, क्योंकि जो लॉज हैं वो विमेन के सपोर्टिव में भी हैं. कुछ कहना चाहोगे? अल्टीमेटली घर तो डिस्ट्रॉय उन्हीं का होता है. कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? किसी भी चीज के पीछे अगर हम इज्म लगा देते हैं, ISM, वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म, वीगनिज्म, ठीक है, ये क्या है? एक आइडियोलॉजी है. जब भी एक आइडियोलॉजी को आप दिमाग में डाल लेते हो, आप कॉन्शियसली नहीं सोच रहे होते. फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म को अभी थोड़ा साइड रखते हैं, वीगनिज्म के थ्रू समझते हैं. आप बोलते हो आप वीगन हो, ठीक है. अगर कोई इंसान बाहर किसी कोल्ड कंट्री में बैठा है, वहां पर वेदर, वहां पे स्नोफॉल हो रही है, वहां पे वो वेजिटेबल नहीं खा सकता, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ और खाना पड़ेगा, ठीक है, मीट वगैरह खाना पड़ेगा.
तो वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो ध्यान नहीं रख रहा है एनिमल्स का, बिकॉज ही हैज टू, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम एक चीज को सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब जब हम फेमिनिज्म बोलते हैं तो कई लड़कियां होती हैं जो हमेशा कुछ भी हो, भले ही लड़की गलत भी हो, वो उसी की साइड लेंगी। नहीं, आपको कॉन्शियसली सोचना है कि अच्छा इस सिचुएशन में लड़का सही है, तो जो सही है उसको बोलो कि हाँ ये सही है। किसी इज्म को, किसी आइडियोलॉजी को मत फॉलो करो। दैट्स वाई आई से कि ठीक है फेमिनिज्म है, आई वॉन्ट कि विमेन एम्पावर हो, मेरा पूरा चैनल इसी बारे में है कि आई एम हेल्पिंग विमेन कि वो अपने आप को हील करे, आगे बढ़े। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा मैं यही इसी लेंस से देख रही हूँ कि विमेन तो यहाँ है और लड़कों को हमें सप्रेस करना है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक रैपिड फायर हो जाए। यस यस, रेडी, ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, चलो। सो शाहरुख खान और सलमान खान। शाहरुख। श्योर? ओह 100%। ओके, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, यस। okay, so a very raw guy with a less earning, very raw guy with a less earning, or very studious guy with a high earning? Raw guy with less earning. Raw guy with a less earning? Are you sure? Yes, yes. तो आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग चीट करते हैं बहुत ज़्यादा और उनके पास कोई वैलिडेशन भी है। जैसे वो बोल सकते हैं कि घर में मेरी फिजिकल इंटीमेसी की नीड पूरी नहीं हो रही, और ऐसा देखा गया, हमेशा से देखा गया कि जो मैन है, जो विमेन है, उसकी फिजिकल इंटीमेसी की नीड ना बहुत अवचेतन तौर पे है, इतनी सबकॉन्शियस नहीं है। और मैन की जो फिजिकल इंटीमेसी की नीड है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली है, मतलब दे आर वेरी वोकल अबाउट इट, दे आस्क फॉर इट। तो उसको ऐसा लगता है कि जब वो नीड पूरी नहीं हो रही तो दे गो आउट, और बाद में वैलिडेशन होता है कि यार ये बड़ा कॉमन वैलिडेशन है उनके लिए, लोगों के लिए, कि मेरे को तो घर पे सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना मेंटली, वट एवर वे, मैं वो फील नहीं कर रहा था। तो फिर वो मेरे लिए बड़ा ईजी हो गया, मैं ड्रॉन आउट हो गया बाहर। और ऐसी विमेंस का भी होता है कि यार घर पे नहीं मुझे वैलिडेशन फील हो रहा था, नहीं प्यार फील हो रहा था। तो कुछ आप कहना चाहोगे कि क्या है इसके पीछे का पूरा सिद्धांत, एंड कैसे इसको रोका जा सकता है कि पीपल स्टिक टू द सेम पार्टनर, ताकि घर जो है वो बचे रहें एंड सेफ रहें? कुछ कहना चाहेंगे? लोग ना चीट मल्टीपल रीजंस की वजह से करते हैं। फिजिकल इंटीमेसी इज वन ऑफ देम, बट देयर आर मल्टीपल रीजंस। जैसे कि कई लोग होते हैं उनके चाइल्डहुड वूंड्स होते हैं, कि लेट्स से अगर किसी लड़की ने एक बहुत ही स्वीट से सेफ गाय से शादी कर ली, बट उसके अंदर क्रेविंग है उस आदमी की जो उसके फादर की तरह है, ठीक है, बहुत रोलर कोस्टर, कभी लड़ाई कर रहा है, अग्रेसिव एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसको लग रहा है ये सेफ है, ही इज नाइस, बट आई वांट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो वो क्या करती है, बिकॉज उसके चाइल्डहुड वूंड इस तरीके के हैं, वो बाहर देखने लग जाती है कि कोई मुझे इस टाइप का मिल जाए। सो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उसका चाइल्डहुड वूंड को हील करना है। बिकॉज वो गाय में प्रॉब्लम नहीं है, आपके लेंस में प्रॉब्लम है, आप जिस लेंस से उसको देख रहे हो। आप अभी भी अपने फादर को या उस टाइप के टॉक्सिक मेल को उसमें ढूंढ रहे हो, जो आपने टॉक्सिसिटी बचपन में देखी, कहीं ना कहीं वो देख रहे हो। दूसरी ये चीज होती है, कई लोग अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं करते। लेट्स से इंटीमेसी इज नॉट गुड, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को बताओगे नहीं कि हाँ, फीडबैक नहीं दोगे, और फीडबैक भी देने का एक तरीका होता है, आप उसको नीचा फील करके या ऐसा फील करके बताओगे तो वो नहीं समझेगा, उसको भी एक तरीके से बताना होता है, एंड वो चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। जैसे मेरे पास एक कपल आया था, तो उनका ये था कि उनकी फिजिकल इंटीमेसी अच्छी नहीं थी, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी, और जिसकी वजह से दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। मैंने उनको सिंपल कुछ एक्सरसाइजेस बताई दैट दे कैन डू, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनली अगर आप उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, लड़की के साथ ये स्पेशली होता है कि यू फील द अर्ज टू गेट इंटीमेट विद दैट पर्सन। अगर इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं हो तो यू डोंट फील एनीथिंग लाइक बीइंग अ गर्ल। एज यू सेड, लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा होता है नीड, लड़कियों के लिए भी नीड ज़्यादा होती है, बट उसके साथ इमोशनल इंटीमेसी भी होनी चाहिए। तो वहाँ से कैसे वो इमोशनल इंटीमेसी डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनकी नीड्स जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन दैट। बट लोगों के लिए ईजी वे आउट क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, सो लेट्स लुक समवेयर एल्स। लोग कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। जैसे इस चीज को हम ये भी बोलते हैं शैडो का मतलब होता है कि लेट्स से यू क्रेव समथिंग इन बेडरूम, लेट्स से यू क्रेव समथिंग, बट वो ऐसी चीज है जो आप अपने पार्टनर को बता नहीं सकते, सो वो आपकी शैडो है। सो आप उस शैडो को कहीं और पे प्ले आउट करना चाहते हो। कोई आपको बाहर का बंदा मिला, उसके साथ आप वो कंफर्टेबली अपना दूसरा वर्जन जी पा रहे हो। सो ये भी होता है लोगों के साथ। So you are saying there are multiple reasons because of this. Yes.
और ऐसा भी देखा गया है कि विमेंस जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है अपने ऑफिस में, और उसका रीजन ये आया कि टू गेट अ इजी प्रमोशन, कोई बात नहीं, प्रमोशन तो इजीली मिल गया ना, एंड वैसे भी मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमा नहीं रहा था, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमा नहीं रहा था, और ये वाली जो अर्ज है कि अगर मैं ऑफिस के अंदर फिजिकली उसके साथ जुड़ जाऊंगी या बॉस के साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे को ईजिली प्रमोशन मिल जाएगी, तो ऐसे भी केसेस आपके पास आते हैं कुछ? या बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आप अपनी वैल्यूज को पीछे रख के फाइनेंशियली आगे बढ़ भी रहे हो, एक चीज ठीक हुई दूसरी अफेक्ट हो जाएगी। जैसे लोग बोलते हैं फाइनेंसेस के लिए मुझे ये करना पड़ा, आपने फाइनेंसेस के लिए किया बट आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया। हमें जो कर्मा होता है ना वो डिफरेंट लेवल पे मिलता है, ठीक है। सो कर्मा का ये मतलब नहीं होता कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अब गॉड जो है एक लेजर में लिख रहे हैं कि मेरे को ये करना है। नो, कर्मा ऐसा होता है कि आपने अपने पार्टनर को चीट किया, कहीं ना कहीं आपके अंदर गिल्ट रहेगा एंड वो चीज आपको इंटरनली आपके माइंड आपके हार्ट को अफेक्ट करेगी। ये भी कर्मा होता है। सो आप फाइनेंशियली तो आगे बढ़ गए, कांग्रेट्स ऑन दैट, बट आपका हार्ट आपका माइंड अभी भी अफेक्टेड है। सो आप कहीं ना कहीं अपना कर्मा बढ़ा रहे हो व्हेन यू आर चीटिंग योर पार्टनर। सो यू शुड नॉट डू इट अगर आप स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल फॉर यू? क्या डेफिनेशन है आपकी स्पिरिचुअलिटी? मैं स्पिरिचुअलिटी को ऐसा मानती हूँ कि आप इस एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हो कि आप लोगों का बुरा नहीं चाहते एंड यू आर ट्राइंग टू बिकम योर बेस्ट वर्जन। आप इवॉल्व होना चाहते हो, जैसे हम सब इस धरती पे आए हैं, ठीक है। अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो इस लाइफ का क्या पर्पस है? क्या पर्पस है इस लाइफ का? यू टेल मी। हैप्पीनेस इज देयर फॉर द टाइम बीइंग, बट पर्पस ये है कि हम लिबरेट हों, ठीक है। हायर पर्पस मोक्ष है हम सबका, ठीक है, कि हम इस लाइफ जो चल रही है बार बार उससे हम बाहर निकल जाए, हम भगवान के साथ मिल जाए। उसके लिए आपको हमेशा ना, मैं जैसे रिलेशनशिप्स के बारे में सोचती हूँ, मैं वहां से नीचे आने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ, मैं ये सोचती हूँ इज इट टेकिंग मी टुवर्ड्स लिबरेशन और अवे फ्रॉम लिबरेशन? क्या मैं फ्रीडम की तरफ जा रही हूँ या मैं बॉन्डेज की तरफ जा रही हूँ? सो दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट थिंग्स, कि ये चीज सही है या नहीं है। मेरा जैसे हम सबका मेंटल पैटर्न बना होता है ना, माइंड मैप बना होता है, तो मेरा ये माइंड मैप है कि ये चीज अगर मुझे उस तरफ ले जा रही है इट्स गुड, अगर नहीं ले जा रही इट्स बैड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट चीटिंग, इट डजंट टेक यू टुवर्ड्स फ्रीडम, इट टेक्स यू टुवर्ड्स बॉन्डेज, अटैचमेंट। सो इट्स नॉट गुड। सो डू यू थिंक रिलेशनशिप इंसान को लिबरेशन की तरफ लेके जा सकता है? ओह यस, रिलेशनशिप आपको लिबरेशन की तरफ ले जा सकता है इफ इट्स अ कॉन्शियस रिलेशनशिप, और वो आपको हेल्प कर सकता है और ज्यादा स्पीड में उस तरफ जाने के लिए। बट इफ इट्स अ रॉन्ग रिलेशनशिप, रॉन्ग गाय और रॉन्ग वुमन, वो आपको बॉन्डेज की तरफ ले जा सकता है। जैसे अगर आप गलत आदमी के साथ हो एक, या गलत औरत के साथ हो, सोचो आपकी 80% एनर्जी कहाँ जाती है? रिलेशनशिप को फिक्स करने में, टेंशन लेने में, अब क्या होगा, ये क्या बोलेगा, फिर मैं क्या बोलूंगी। 80% एनर्जी वहां गई, 20% बस बची अपने गोल्स के लिए, अपनी हॉबीज के लिए। बट अगर आप सही आदमी के साथ हो, 80% एनर्जी गोल्स और हॉबीज के लिए, बस 20% जा रही है रिलेशनशिप को मैनेज करने में। So that's how it works. So you think it can be the very good healing point? Yes. और अगर मैं तो, जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको अपने करियर में कुछ बड़ा करना है आप सिंगल रहो, आई डोंट बिलीव दैट। अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, whatever you do वो 100x करा सकता है। बिकॉज एक लड़के के लिए भी मैं स्पेशली बोलूंगी, जैसे अगर उसकी लाइफ में कोई वुमन है, बिकॉज आई हैव डन दिस इन माई पास्ट, सो आई नो दिस। आई वॉज डेटिंग समवन एंड व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग, तो वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट मेरी एज अ वुमन रिलेशनशिप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तब मैंने ऐसा कॉन्शियसली नहीं सोचा था, बट मुझे दिखा उस बंदे में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, एंड कभी भी वो कुछ अचीव करता था ना, मैं उसको अप्रिशिएट करती थी कि येस यू डिड नाइस, बट तू इससे ज्यादा केपेबल है, दिस इज नॉट द एंड, यू कैन डू मच मोर। सो वो और ज्यादा होता था, अच्छा आई कैन डू मच मोर, और वो और ज्यादा करने की कोशिश करता था। सो हर एक वुमन में एबिलिटी है कि वो लड़के की जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकलवा पाए। सो जो वुमन कर देती है ना ऐसा, और लड़के को दिख रहा होता है कि ये मेरी पोटेंशियल को बाहर निकलवा रही है, लड़का उसको गॉडेस की तरह ट्रीट करने लग जाता है कि ये मेरे को लिबरेशन की तरफ ले जा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेम गाय भी करता है गर्ल के लिए, लाइक विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। या उनका आप देख सकते हो, इट्स नॉट अ शैलो कनेक्शन, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन।
जहाँ पे दिख रहा है दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में एंड इवन लिबरेशन में हेल्प कर रहे हैं. सो उस टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए, ये नहीं बस शैलो प्लेजर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. Okay. What will you prefer in your life? A toxic married relationship or free independent women? अगर आपके पास दो चॉइस हो, free independent women रहना चाहोगे या रिलेशनशिप में हो बट टॉक्सिसिटी एंड समटाइम गुड समटाइम बैड, बीच का क्या चाहोगे आप? फ्री इंडिपेंडेंट. एनी डे? Yeah, because toxicity, again I said कि बट समटाइम इट्स गुड ना, समटाइम अच्छा no चल रहा no है। no मैं बिल्कुल enjoy नहीं करती toxicity को. I am out of that zone. I have healed my wounds. So मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आदमी जो होना चाहिए बिल्कुल काम, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए. इस टाइप का आदमी है गुड, अगर नहीं है आई एम हैप्पी अलोन. ओके ओके. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के का जो परम धर्म है या परम दिमाग है या मोस्ट ऑफ द टाइम है वो काम को अच्छा करने में जा रहा है. ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अर्निंग द मनी. वो हमेशा चाह रहा है पैसे कमाऊं पैसे कमाऊं. और लड़की चाह रही है बहुत बार कि मेरे को ध्यान दिया जाए, मेरे पे ध्यान दिया जाए. सो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन व्हेन लड़के के पास टाइम नहीं है और लड़की कॉन्स्टेंटली टाइम मांग रही है, सीख कर रही है. कैसे इसको मैनेज किया जाए? आपके पास आते होंगे ऐसे केसेस, डेफिनेटली बताएं. यस. जो लड़की है अगर वो कॉन्स्टेंटली टाइम मांग रही है, फर्स्टली उसको अपनी लाइफ को बिल्ड करना चाहिए. ठीक है, उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए कि वो 24 घंटे लड़के से बात करना चाहे. ठीक है, दैट मीन्स शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग. अगर लड़का कुछ कर रहा है उसको हैम्पर नहीं करना. बट लड़के की साइड से मैं बोलूंगी उसको भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए अपनी लाइफ में अगर वुमन है. बिकॉज अगर लड़की आपसे बस आपका टाइम मांग रही है, यू शुड बी प्राउड कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो. बस टाइम मांग रही है और कुछ नहीं मांग रही. सो वो प्यार ही है जिसकी वजह से वो इतना टाइम मांग रही है. बट लड़की को थोड़ा ये चीज बैलेंस करने के लिए शी नीड्स टू डू समथिंग क्रिएटिव. एंड लड़के को थोड़ा सा टाइम, ये इंटेंशन दिखानी चाहिए दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. हम लड़कियां एंग्शियस होती है थोड़ा कि पता नहीं लड़का किसी और से तो बात नहीं कर रहा, क्या ये काम पे ही है. हमारी इमोशनल नीड ज्यादा होती है. सो वो नीड को उसको रीअश्योरेंस देनी चाहिए कि आई एम देयर फॉर यू, मैं यहाँ पे बिजी हूँ. वो अगर अपडेटेड भी रहे ना कि लड़की पता चलता रहे लड़का ये कर रहा है, तो वो ठीक रहती है, काम रहती है. तो लड़के को भी ये चीज समझनी चाहिए, थोड़ा रीअश्योर करने की जरूरत है. हाँ हाँ, उसी में वो ठीक हो जाएगी. वो घंटे की बात नहीं मांगेगी अगर आप कनेक्टेड रहोगे उससे. And who is your most favorite couple in Bollywood? I like Shahrukh Khan and Gauri. Yeah. I like Shahrukh Khan a lot. हाँ. So मुझे ऐसा लगता है कि he is what I call a high value man. इतना कुछ होने के बाद भी he is very humble. He is very nice with women. So I like उस टाइप से gentleman. And I'm really loving this podcast. आपकी energy बहुत amazing है. So That's so sweet. Let's do the rapid round. Yes. Love marriage or arranged marriage? Conscious marriage. No love marriage, no arranged marriage. Conscious marriage. When you say conscious marriage, it means? मतलब लव मैरिज में जैसे कुछ उसकी पर्क्स है कि आप पर्सन को जानते हो, अरेंज मैरिज में अपनी पर्क्स है, तो दोनों की पर्क्स को मिला दो एंड देन यू चूज कॉन्शियसली. दैट्स हाउ आई बिलीव कि होना चाहिए. ठीक है. लुक्स और लॉयल्टी? लॉयल्टी. लॉयल्टी. यस, 100%. रिच पार्टनर और रोमांटिक पार्टनर? बोथ. बोथ. तो किसी ने बोला कि हर लड़के को ऐश्वर्या राय चाहिए, हाँ. और हर लड़की को मुकेश अंबानी चाहिए. बिकॉज एवरीवन वांट्स कि यार मैं फ्री रहूं, मैं सिक्योर रहूं. और हर लड़की को चाहिए यार सुंदर लड़की हो. सो यू आर सेइंग कि रिच और एक चुनो ना, जस्ट चूज वन. रिच. चलो. So it's better to be honest rather than being the Yeah, I'm just being honest. Okay. रोमांस मैं डेवलप करवा लूंगी. ठीक है. Do you think it can be developed? Yes, yes. Okay. So first love or last love? Last love. Last love. Okay. Because वो last है तो वो चल रहा है ना, so that's why. Okay. Breakup party or silent ghosting? अगर लंबा रिलेशनशिप था तो ब्रेकअप पार्टी एंड इट डिडंट वर्क आउट, और अगर छोटा मोटा था साइलेंट घोस्टिंग. नॉट गुड. मतलब दोनों ही ऑप्शंस बहुत खराब है. बट यू विल स्टिल चूज अ ब्रेकअप पार्टी. या. ओके. आपने करी है कभी ब्रेकअप पार्टी? नो. ठीक है. वन वर्ड फॉर दिस. एक वर्ड देना आपको. डेटिंग एप्स. ओके. ओकेश. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स? डिफिकल्ट. डिफिकल्ट?
या डिफिकल्ट, बिकॉज आपको पता नहीं होता पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और वहाँ पे अगर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है रिलेशनशिप में, तो चीटिंग के चांसेस हाई होते हैं. सो वो डेप्थ, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ओके. एंड मैरिज एट 22? नो, बिकॉज आई फील एक इंसान कॉन्शियसली उस टाइम पे डेवलप्ड ही नहीं होता कि वो सही दिमाग से सोच पाए. वो या तो अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, या जल्दबाजी में रोमांटिकली किसी की तरफ अलाइंड है तो उनसे शादी कर लेता है. सो वो कॉन्शियस नहीं सोच रहा होता 22 साल में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस. कई ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छी शादी भी की होगी, बट मैं बोलूँगी 25-26 इज द गुड एज. ओके. Divorce. One word for this, divorce. Scary. Scary. Yeah. Mother-in-law? Loving. मैं ऐसा सोचती हूँ, like my future mother-in-law, and I'll be like very loving and very like I'm with my mom. मैं उसी तरीके से होंगी. So I see that. Okay. Instagram couples. रात को सभी लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उस इंस्टाग्राम की लड़की से, उस इंस्टाग्राम के लड़के से. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इंस्टाग्राम कपल्स? वेरी गुड लुकिंग, हमेशा एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं. I think superficial, I would say. Most of them. मैं हर किसी की बात नहीं करूँगी, बट वो हमें एक हाईलाइट दिखा रहे हैं अपनी लाइफ की. सो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए. जस्ट लाइक द पिक्चर एंड जस्ट गो बैक टू योर रियलिटी. लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग एंड हैव फन, एंजॉय. एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, बट उससे कंपेयर नहीं करना. बिकॉज आपने कितने सारे खुद ही इंस्टाग्राम कपल्स देखे होंगे, हम सोच रहे हैं कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, और हम महीने 2 महीने बाद सुन रहे हैं कि उनका डिवोर्स हो रहा है. ऐसा बहुत बार होता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है रिलेशनशिप में. ओके, मेक सेंस. व्हाट कम्स टू योर माइंड? नो फिल्टर रिक्वायर्ड. सुरभि जी, क्या आपके दिमाग में सबसे पहला आता है ये सब चीजें सुन के? योर एक्स टेक्स्ट यू आफ्टर 2 years. डजंट मैटर. Doesn't matter. I'll just ignore. 2 साल में मैं बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी. So मन में लड्डू फूटा वाली? नहीं, नेवर. बात ये होता है, हाईएस्ट पॉइंट पता है क्या होता है किसी से ब्रेकअप होने का और मूव ऑन करने का? यू डोंट फील एनीथिंग. दैट मीन्स यू हैव हील्ड योरसेल्फ. अगर मैं हैप्पी हो रही हूँ, दैट मीन्स सम वे मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ अपने एक्स से, क्योंकि उसका एक टेक्स्ट मुझे खुशी दे रहा है. बट अगर उसका मैसेज नहीं आया, मैं दुखी हूँ, तो भी मैं कनेक्टेड हूँ. अगर मैं न्यूट्रल हूँ, मैसेज आया, ओके व्हाटएवर, दैट मीन्स आई हैव हील्ड माई सेल्फ, आई हैव मूव्ड ऑन. Is this practically possible? Yes. Okay. Guy cries on first date. Cringe. Okay. Best friend secretly likes you. यूजुअली लड़कों का ऐसा होता है कि लड़के जो होते हैं बहुत बार एक ऐसी लड़की को लाइक करते हैं जो उनमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती, जो बेस्ट फ्रेंड वाला वो चीज़ होती है, जिसको मूवीज में कंधा बोलते हैं लोग. सो आई थिंक दैट डजंट वर्क इन मोस्ट ऑफ द केसेस. That doesn't work. नहीं, क्योंकि लड़की इंटरेस्टेड नहीं होती है. इट्स मोस्टली फ्रॉम द गाइज साइड, और लड़की को फील हो रहा था ही इज सेफ, ही इज नाइस, बट वहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है, पैशन नहीं है. लाइक आई टोल्ड यू, गर्ल्स लुक फॉर 2 things. वहाँ पे सेफ्टी है, कंसिस्टेंसी है, बट पैशन नहीं होता. जो एक मूवी आई थी जाने तू या जाने ना, आई थिंक, जिसमें कभी कभी अदिति कभी ऐसा लगता है, उसमें ऐसा ही होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बट समहाउ दे कुड एबल टू डू इट. बेस्ट फ्रेंडशिप के साथ, जैसे रिलेशनशिप के लिए फ्रेंडशिप भी चाहिए, बट वहाँ पे अट्रैक्शन भी चाहिए. सो अगर फ्रेंडशिप है और अट्रैक्शन भी है, वो रिलेशनशिप आगे जाके बन सकता है, बट सिर्फ फ्रेंडशिप पे नहीं बन सकता. ओके. गिल्टी और नॉट गिल्टी? आई एम आस्किंग दिस सिचुएशन, आपको आंसर करना है गिल्टी और नॉट गिल्टी. स्टॉकिंग एक्स ऑन सोशल मीडिया? गिल्टी. ओके, वेरी ट्रू. लाइंग अबाउट आई एम फाइन व्हेन नॉट? गिल्टी. Guilty. Saying just 5 minutes and taking 1 hour? Guilty. Okay. Checking partner's DM secretly? Not guilty. Not guilty. Ignoring red flags because of love? Guilty. Guilty. Amazing. So amazing. आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल सही से आंसर कर रहे हो सुरभि. Last one. Red flag or green flag? I'm going to ask you. Yes. Man who earns less than women? Red flag or green flag? Is this a green flag or red flag? This is very contextual, huh? For you? For you? Someone who earns less than me? I have dated someone who earns less than me. But for a marriage point of view? No. No?
रेड फ्लैग, रेड फ्लैग. बिकॉज आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट माई गाय मोर. कि अगर मैं लेट्स से आई एम अ वुमन, ठीक है, let's say I want to have babies in future and whatever, so he should be someone who can take care of me. I want that. Okay, you want that. घर मेरे पैसों से नहीं चलना चाहिए. Okay. Men who never wants kids. Red flag. Red flag. Oh, this is red flag for you? Yes, yes. Okay. Couple splitting bills 50-50. Red flag. सबसे flag? बड़ा. Yes. So you want boy to pay? Yes, yes. Okay. I do sound toxic here, but मुझे ऐसा लगता है, देखो, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ and I tell a guy I want to go on a date with you, बहुत हाई चांसेस है he'll agree to it, ठीक है. बट अगर यहाँ से कोई लड़का बाहर जाएगा और किसी लड़की से पूछेगा मुझे आपके साथ डेट पे जाना है, उसके चांसेस बहुत कम है. इट्स बिकॉज लड़की और लड़के का टाइम की वैल्यू अलग है. बेसिक लेवल पे अगर हम देखें, एवोल्यूशनरीली हम देखें, मैं यहाँ पे फाइनेंसेस और लुक्स किसी को अकाउंट में नहीं ले रही, बस एक लड़का लड़की का जेंडर देखें, तो लड़की का टाइम और उसकी एनर्जी ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू अ गाइज एनर्जी एंड वैल्यू, ठीक है. तो अगर मैं किसी डेट पे जा रही हूँ, आई एम पुटिंग माई हार्ट एनर्जी इन टू इट, ठीक है. अगर लड़का मेरे लिए पे नहीं कर रहा, ही कैन गो ऑन मल्टीपल डेट्स, ठीक है. अगर उसको मेरा पे करना है, वो बहुत ध्यान से सोच समझ के आएगा. आप समझ रहे हो. अगर उसको हर डेट पे स्प्लिट करना है, वो बहुत सारी डेट्स पे जा सकता है. बट अगर वो मेरा पे कर रहा है, दैट मीन्स ही इज चूजिंग टू डू इट कॉन्शियसली. सो आई वॉन्ट समवन जिसकी कॉन्शियस इंटेंशन है मेरे को कोट करने की उस तरीके से. You mean if someone is paying the price means he values you. हाँ, और ऐसा नहीं है आई कांट पे, आई कैन पे, बट मेरे दिल में ये होता है कि इफ ही पेज, he is the masculine guy and I want a masculine guy. So ऐसा नहीं मैं पे नहीं कर सकती, बट बात यह कि हम लड़कियों को अच्छा लगता है अगर लड़का पे करता है. उसमें पोटेंशियल दिखती है अपने फ्यूचर हस्बैंड की. जैसे हमने पापा को देखा हुआ है अपने कि वो मम्मी के लिए पे करते हैं, तो हमें आदत है उस चीज़ की. ऑल्दो सिनेरियो चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है, हम कमाते हैं. और मैं ये लड़कियों को बोलती हूँ कि ठीक है, फर्स्ट डेट सेकंड डेट नहीं पे कर रहे, दैट्स ओके, बट थर्ड डेट पे डू समथिंग जो आप अप्रिशिएट करो कि लड़के के एफर्ट्स को. गिव हिम अ गिफ्ट और डू समथिंग फॉर हिम, ताकि अगर आप सेम गाय के साथ थर्ड डेट पे जा रहे हो, उसको ये नहीं लगना चाहिए बस ये तो आती है खा के चली जाती है. सो टेक अ गिफ्ट विद यू और अप्रिशिएट हिज जेस्चर इन सम वे. या यू पे फॉर द डेट, थर्ड डेट पे यू डू दिस. और या फिर बस बोल ही दो कि चलो मैं दे देती हूँ. नहीं, वो तो मैं भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला. मैं हर किसी को, अगर मैं किसी फर्स्ट डेट पे गई हूँ, आई हैव टोल्ड पीपल दैट यू नो आई एम गोना पे, बट किसी ने मेरे को पे करने ही नहीं दिया. सो आई थिंक वहाँ पे आई हैव चोजन माई गाइज वेरी कॉन्शियसली, मैस्कुलिन गाइज. सो वो वाली मेरे साथ हुआ नहीं कभी. ओके, दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट रिप्लाई. ठीक है. Partner liking ex pictures. Red flag, red flag. Is it a red flag? Yes, yes. क्यों like करनी ex की pictures? Living together before marriage? Red flag. Is it a red flag? But a lot of people are doing it off late. Yeah, it's good for them, but I won't do it. I'll tell you why. Because अगर आपने शादी नहीं की है, ठीक है, कई लोगों को ये चीज़ सेंस बनाती है कि आप रह के देख लो, सब सही लगे, फिर शादी कर लो, तो आपका टाइम एनर्जी सेव होता है. बट इट डजेंट मेक सेंस टू मी, बिकॉज जब भी आपको पता होता है ना, देखो हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप साथ रहोगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी. बट जब आपके पास एक एग्जिट डोर खुला हुआ होता है ना, तो आप चीज़ों पे काम नहीं करते हो, बिकॉज ह्यूमन माइंड इस तरीके से काम करता है. अगर हम इस सिचुएशन को एग्जिट कर सकते हैं बिना अनकंफर्टेबल हुए, बिना चीज़ों को सॉल्व किए, तो लोग एग्जिट करना प्रेफर करते हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरी मैरिज वाली आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप पूरा वाइफ की तरह एक्ट कर रहे हो, देयर शुड बी अ लेबल टू इट. मतलब मैं नहीं करूँगी, जो लोग कर रहे हैं गुड फॉर देम, बट आई वोंट रेकमेंड इट. ओके. प्रेमानंद जी महाराज ने एक ऐसी बात बोली जिससे बहुत लोग हर्ट भी हुए. इज वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर मी ऑल्सो, इज वेरी रिस्पेक्टफुल, कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी लड़कियां जो है आजकल बेविचार, यानी कि डूइंग समथिंग आउटसाइड द मैरिज. सो डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? क्या आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, या आपको लगता है कि बात तो वो ठीक कह रहे हैं बट उन्होंने थोड़ा नंबर शायद ज़्यादा कोट कर दिया? डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट? क्योंकि आई ऑल्सो रिस्पेक्ट, विद ऑल द रिस्पेक्ट आई एम सेइंग. मुझे ऐसा लगता है कि टाइम्स हैव चेंज, ठीक है. अगर लड़के ये सोचें कि दे कैन गो अराउंड एंड बी विद
50 women, तो लड़की बिल्कुल ऐसी हो जो घर में छुपी पड़ी हो. That's not the case anymore. बट मुझे ये भी लगता है कि हर लड़की को अपनी डिग्निटी, अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करना चाहिए. बिकॉज सोसाइटी कहीं के कहीं चली जाए, यू शुड बी अ वुमन जिसकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ हैं, जिसकी कुछ इंटेग्रिटी है. दैट्स वाई जो हम हाई वैल्यू वुमन बोलते हैं उसको रेयर इसलिए बोलते हैं बिकॉज हर किसी के पास उस वुमन का एक्सेस नहीं है. अगर हर किसी के पास एक्सेस है देन शी इज नॉट हाई वैल्यू. मेक सेंस. एंड ओशो के बारे में कुछ कहना चाहोगे? ओशो इज नाइस. आई थिंक ही हैज़ वेरी हिप्नोटिक वॉइस. जैसे मैं कई बार सोती हूँ तो कई बार आई लिसन टू हिम, वेरी हिप्नोटिक वॉइस. बट ओशो के बारे में मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, व्हेन यू लिसन टू हिज वर्क और व्हेन यू रीड हिज बुक, यूज़ योर माइंड. बिकॉज कई चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करती हैं, और जो लोग बिल्कुल एक एक वर्ड को एज इट इज़ लेके अपना इम्बॉडी कर लेते हैं, दिमाग यूज़ नहीं करते, तो वो गलत चीज़ को कई बार अपना बट ओशो तो इज सेइंग कि आप, मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से उसको जानो. इज नॉट प्रमोटिंग. नहीं ऐसा नहीं. जैसे उनकी बुक है, बुक अबाउट वुमन, बुक अबाउट मैन, वहाँ पे वो मैरिज के बारे में उतना अच्छा नहीं बोल रहे हैं. मैरिज इज नॉट प्रमोटिंग. हाँ, करेक्ट. बट आई थिंक एक अच्छी, यहाँ पे मैं उनसे डिफर करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी फंक्शनिंग सोसाइटी के लिए मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैरिज नहीं है, लड़का लड़कियाँ हर कोई एनिमल की तरह बिहेव करेगा. देयर इज नो हायरार्की, देयर इज नथिंग कि जो मेंटेन हो पाए जिससे सोसाइटी. एंड बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों के लिए अगर आप शादी नहीं कर रहे, यू आर हैविंग किड्स, वो बेचारे कहाँ हैं? किड्स क्या करेंगे? उनके पास एक स्टेबल फादर नहीं है, स्टेबल मदर नहीं है, तो उनकी साइकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी. एंड आई हैव सीन दिस इन माई कंसल्टेशंस. लोग 50-50 साल के हो जाते हैं, जो उनके साथ 5 साल में हुआ होता है वो अभी भी उससे हील हो रहे होते हैं. सो मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट्स हाउ, मतलब मुझे लगता है कि ओशो की कई बातों से मैं अग्री नहीं करती. और किन बातों से आप एग्री करते हो उनकी? ये चीज़ से मैं अग्री करती हूँ कि हमें कॉन्शियसली सोचना चाहिए, हर चीज़ को एज इट इज़ नहीं फॉलो करना चाहिए जो सोसाइटी ने बोल दिया, अपना खुद दिमाग लगाना चाहिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए. सो आई अग्री विद दैट. आपको उनसे जुड़ के कुछ हीलिंग फील हुई? Did you feel हाँ, मुझे तो उनकी वॉइस से ही वो फील होता है. द वे ही स्पीक्स, इट्स वेरी हीलिंग. एंड पता चलता है कि इंसान जो है बहुत ग्राउंडेड है. सो आई लाइक दैट. यू लाइक दैट. सो सुरभि जी, बड़ा अच्छा लगा ये सारी डिस्कशन करके आपसे. एंड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिकली दिए. आजकल ना बहुत हाई प्रोफाइल डिवोर्स हो रहे हैं, और फिर बाद में वो विमेन भी बोलती है. जैसे अब इस केस में युजवेंद्र चहल के केस के अंदर और धनुषी के केस में उसने बाद में फिर पैसे भी लिए, सब कुछ हुआ, और बाद में इल्ज़ाम भी कहीं ना कहीं चहल पे आया. मैं दोनों को गलत या सही नहीं कह रहा, दोनों का अपना पार्ट होगा. बट व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट कि बंदा बहुत सक्सेसफुल है, मैरिज भी करता है, उसके बाद एलिमनी भी लेता है, और एक पूरी जिंदगी का स्कार हो जाता है. अगर आप शिखर धवन का केस देखोगे तो शिखर धवन के केस में उसको टॉर्चर फील हुआ कि उसका लड़का जोरावर, जिसका नाम है, आई थिंक मैं सही ले रहा हूँ नाम, तो जोरावर से वो दूर भी हो गया, पैसे भी उसको देने पड़े शिखर धवन को. तो कुछ कहना चाहोगे? सेम केस चहल के केस में हुआ, बट चहल के केस में डिफरेंट हुआ, और मीडिया ट्रायल भी चला. इसके बाद हार्दिक पांड्या का केस थोड़ा आराम से निपट गया, नताशा वाला केस. तो कुछ कहना चाहेंगे? क्या डाउरी लेनी ठीक है? क्या उसके बाद डाउरी लेनी ठीक है? और क्या डाउरी लेनी तो चलो ठीक नहीं है, क्या एलिमनी लेनी ठीक है? और अगर एलिमनी है तो डाउरी भी है. कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हर चीज़ की ना 2 साइड्स होते हैं. पहली बात, हमें सबकी फुल स्टोरी नहीं पता, ठीक है, हम स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते. बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि कई जो लड़के बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनके साथ ये चीज़ गलत होती है कि लड़की जो है उनसे बहुत ज़्यादा एलिमनी डिमांड कर रही है, विच इज़ रॉन्ग. नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन. बट लड़की को भी कई बार चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना होता है कि उसका फ्यूचर सेफ रहे. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. बट इन केस व्हेन शी इज ऑलरेडी अर्निंग, उस केस में तो दिक्कत है ना? हाँ, मतलब वहाँ पे उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट बच्चे के लिए कई बार वो सेफ कर रही होती है. अगर वो इतना एक्स्ट्रा मांग रही है, दैट्स डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है. एंड आपने डाउरी की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपको खुद दे रहा है, किसी बच्ची के, किसी लड़की के फादर खुद आपको प्यार से दे रहे हैं, देन इट्स ओके. बट अगर आप मांग रहे हो, मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये वॉच चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, दैट्स रॉन्ग. प्यार से कोई दे रहा है अपनी लड़की के साथ तो उसको एक्सेप्ट कर लो, या आपको करना है नहीं करना, दैट्स अप टू यू. बट आप अगर मुंह से मांग रहे हो, वो गलत चीज़ है.
ठीक है, और आपने कोई एलिमनी वाला ऐसा केस देखा है जहाँ पे बहुत परेशान हुए हैं लोग आपके रियल उसमें? एलिमनी वाला नहीं, बिकॉज आई हैव विमेन जो ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं, हु आर ऑन देयर ओन, तो अभी एलिमनी वाला ऐसा कोई केस नहीं है मेरे पास। ओके, ठीक है। सो डिवोर्स, देखो यहाँ पे एक बात है कि जब डाउरी की बात हो रही है तो प्यार वाली बात आ रही है, लेकिन एलिमनी के केस के अंदर तो प्यार है ही नहीं ना, वहाँ पे तो बस देना पड़ेगा तुमको। जैसे इसमें चहल वाले केस में भी हुआ कि जब धनुषी ने मांगा तो उसको देना ही पड़ा क्योंकि मजबूरी थी, और वो गवर्नमेंट राइट प्रोटेक्ट कर रही है विमेन का कि आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। तो सेम फिर डाउरी के केस में भी ये अप्लाई हो सकता है, क्योंकि एज अ मैन बंदा बहुत इनसिक्योर फील करता है कि इज ऑलवेज इन अ थ्रेटनिंग मोड कि अगर कुछ भी हुआ तो मुझे एलिमनी भी देनी पड़ेगी और मेरे को सालों तक चक्कर भी काटने पड़ेंगे। केस के लोगों ने काटे हैं, उनके जूते घिस गए चक्कर काटते काटते। और दिस इज अ प्रॉब्लम विद द सोसाइटी कि लड़के को देनी पड़ेगी एलिमनी, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है और सारे लॉज जो है वो इसके सपोर्ट कर रहे हैं। यस, देखो कई सिचुएशंस में एलिमनी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, आप इसको लॉजिकली सोचो। एक लड़की है, अभी हम हाई प्रोफाइल केसेस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, एक लड़की है, उसने अपना यूथ दिया एक लड़के को, उसकी जवानी वापस नहीं आएगी, उसने जो 10-15 साल रहा, किड्स किए, वो वापस नहीं आएगा, एंड मे बी वो अर्न नहीं कर रही, उस केस में एलिमनी इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू टुक हर टाइम, और आप कुछ भी बाहर अगर कर रहे हो नहीं कर रहे, वो चीज़ है, उसके किड्स हैं, उसको फ्यूचर सिक्योर करना है, एलिमनी इज रिक्वायर्ड देयर, ठीक है, उन विमेन के लिए एलिमनी है। बट बहुत सारे आजकल जो लड़कियां हैं वो उस चीज़ का गलत फायदा भी उठा रही हैं, विच इज़ रॉन्ग, जो हमें नहीं करना चाहिए। सो हम ये पूरा टोटालिटी में नहीं बोल सकते कि एलिमनी तो गलत चीज़ है, बिकॉज कहीं केसेस में रिक्वायर्ड है। लड़के ने चीट किया, वो अपनी वाइफ से बदतमीजी से रहा है 10 साल, उस लड़की ने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसने कुछ भी बदले में नहीं दिया, वहां पे एलिमनी इज रिक्वायर्ड। जहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, लड़की अपना खुद काम कर रही है, वो सब बिल्ड कर रही है, वो बदला लेने के लिए एलिमनी मांग रही है, और वो भी इतनी ज्यादा, सो दैट्स रॉन्ग। दैट्स वेयर लॉ शुड कम इनटू द प्लेस। यस, वहां पे ये देखना चाहिए कि कौन किस सिचुएशन में, ये नहीं कि लड़की है तो एलिमनी दे दो और लड़का है तो बस इसको ऐसा गलत फील कराओ या इसको सप्रेस करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होना चाहिए। ओके ओके, चलो, सो थैंक यू सुरभि जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, बहुत सारी बातें करी, और जिनको भी सुरभि जी के साथ कनेक्ट होना है वो नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें एंड जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सो थैंक यू सुरभि जी फॉर एडिंग लॉट ऑफ इनसाइट। I enjoyed my time. थैंक यू।